सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ताउन जो है दिलचस्प है। वैसे तो ये रिवायती हरीफ है, लेकिन सियासी मजबूरियों ने उन्हें एक सफ में लाकर खड़ा कर दिया है। आगे चलकर इन दोनों जमातों के दरमियान ताउन की क्या अमली सूरत होगी, इस सवाल का जवाब जो है आसान नहीं। अफरीद तफसील में मिलेगा, लेकिन इस पर बात करने के लिए दोनों जमातों के जो रहनुमा हैं ज़रा तकल्लुफ़ से काम ले रहे हैं। आने वाले मखलूत हुकूमत के चलने का दारोमदार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत से जुड़ा है। इस लिहाज से यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तुरुप का पत्ता है। वो इसे कैसे और कब कब इस्तेमाल करेगी, आज जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शहरी साहिबा, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। मुझे याद आ रहा है आपकी जो लाहौर में 9 फरवरी को आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें आपने फरमाया था, बल्कि इल्ज़ाम लगाया था कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो NA 127 से लड़ रहे थे, उनके वोट जो हैं वो गायब कर दिए गए, नताइज में ताख़ीर हुई। आपने ये भी कहा कि जी पोलिंग एजेंट को गिनती के वक्त निकाल दिया गया था। तो कमोबेश उसी तरह के इल्ज़ामात हैं ये कि जो PTI लगा रही है, GDA लगा रही है, जमात इस्लामी है, दीगर 2 जमातें और कई जमातें। इन मुतनाज़ा इंतखाबात की सूरत में हम देखते हैं कि जो हुकूमत बन रही है आपके ख्याल में कितनी मुस्तहकम होगी, कितनी पायदार होगी? जी देखिए, जो भी है, जितने इलेक्शंस मैंने देखे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, समझे आप 2002 का इलेक्शन देखें, इससे कहीं ज्यादा धांधली हुई थी और पीपल्स पार्टी को बिल्कुल निकाल दिया गया। तो इससे पहले भी ऐसा हुआ था, 16-17 सीटें की थी, कभी IJI बनाया जाता था, पोलिंग डे पे ओपन धांधली और स्टैंपिंग वोट्स होते थे, कराची से लेके कश्मीर तक। तो आई एम सॉरी, ये कोई बात नहीं होती, ये तो कुछ नहीं है। अब मैं नहीं कह रही कोई इलेक्शन पाकिस्तान में बिल्कुल प्रिस्टीन हुआ हो, नहीं, इसमें बहुत बाज़ाब्तियां होती हैं। मैंने इतने मोटे मोटे वाइट पेपर्स इलेक्शंस के लिए बनाए हुए हैं। पिछला 2013 का इलेक्शन हमने रिटर्निंग ऑफिसर्स का इलेक्शन बोला, करार दिया, लेकिन फिर ये सोचना पड़ता है कि कितने इलेक्शन होंगे मुल्क में, बार बार होंगे। आप ट्राइब्यूनल्स पे जाएं और ट्राइब्यूनल्स में कोशिश करें कि आपके फॉर्म 45 मैच करें। अब हमने जब भी इस तरह गवर्नेंस की है या ऑपोजिशन में बैठे हैं, पार्लियामान को हमने इस्तेमाल किया है कानून साजी के लिए जिम्मेदार। अब इस वक्त अब मुल्क को मुस्तकिल, पिछला RTS वाला इलेक्शन वी ऑल एक्सेप्टेड कि जी इतने इतने हलकों में हुआ है मसला, बट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड और ट्राइब्यूनल्स चलते रहे। 2-3 ट्राइब्यूनल्स के तो डिसीजंस रिवर्स भी हुए सबके सामने और होते रहते हैं। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि हम चाह क्या रहे हैं। अगर मेरा पूरा रिजल्ट नहीं आया जैसे मैं चाह रही हूँ, तो मैं पूरे मुल्क को यकमाल कर लूँ, कहूँ कि अगला इलेक्शन फिर से होगा, जो मैं नहीं समझती इस वक्त मुल्क अफोर्ड कर सकता है। इतने आपके पास अरब रुपए नहीं है कि आप इलेक्शन करें, इतनी जानों का ज़िया हुआ है। और मैं नहीं कह रही है परफेक्ट इलेक्शन है, बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन इस डिबेट के अब हम आगे चलेंगे। पीपल्स पार्टी ने CEC में बैठ के फैसला किया। मैं बहुत ऐसी CECs भुगत चुकी हूँ जो हमें तो इससे बहुत बदतरीन रिजल्ट्स निकाले जाते थे, सामने 45 होता था और 47 होता था, लेकिन हमने इंतशार की सियासत नहीं की। हमने कहा ठीक है, ये हमारा वाइट पेपर है, ये हमारे इलेक्शन कमीशन के साथ जो भी है हमने रख दिए हैं अपनी गुजारिशात और अपने ऑब्जेक्शंस, और हमने पब्लिक भी कर दिए हैं। लेकिन हमने ये नहीं कहा ये आपने खत लिखेंगे जी, मैं कि ये आपने दुरुस्त फरमाया। मैं आता हूँ IMF के जो खत लिखने की बात की आज PTI के रहनुमा ने, लेकिन ये जो आपने फरमाया कि इतराज़ात के बावजूद, और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान को इस्तेकाम की ज़रूरत है, लेकिन हम देखते हैं कि जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सिर्फ PTI नहीं, GDA सिंध में बहुत ज़्यादा बेचैन है, मुजाहरे कर रही है, दीगर जमातों को, जमात इस्लामी को इतराज़ है। तो इस मरतबा शिद्दत में कोई ज़्यादा, मैं आप नहीं समझती कि ज़्यादा है पहले के मुकाबले में, और आम पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा उस पर नाराज़ हैं? जी, हमें ऐसा एक माहौल गया है, सॉरी टू से, जिसका मैंडेट है उनको बेशक दे। हमने तो इसीलिए हम पीछे हटे कि जी हमारे नंबर 3 पे ब्लॉक वोट्स हैं, तो हम नहीं वजारत उज़्मा। आपने कहा ट्रम्प कार्ड है, लेकिन हम ट्रम्प कार्ड हम मुल्क के साथ, मुल्क की तकदीर के साथ इस वक्त रमी नहीं खेल सकते, ठीक है जी। और ये नहीं करना चाहिए। तारीख गवाह रहती है किसने क्या किया।
शायद लोग अब मुताला नहीं करते तारीख का, और शायद हमारी नई नस्ल को अल्लाह सबको और इतना सेंस दे, अकल दे, सेंस दे, फहम दे कि आगे का सोचें और हम अपनी माजी से सीखना है। देखिए, पास्ट कांट कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ, इट्स द डेफिनेशन ऑफ, मतलब ये तो पागलपन की डेफिनेशन होती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हम बार बार वही गलतियां दोबारा ना दोहराएं, लेकिन जो हम महसूस कर रहे हैं लोग कि ज्यादा नजला लोगों का तनकीद का गिर रहा है नून लीग पर, और लोग ये कह रहे हैं कि जी प्लीज लेट मी स्पीक। मैं कह रही हूँ मुल्क में इंतशार जो की एक एडिक्शन होने लगी है कि बस एक एड्रेनलिन, मतलब बस स्टेटमेंट दो, इंतशार फैलाओ, मेरा स्टेटमेंट चलेगा। मैं अभी आपको ऐसे हेडलाइंस दे सकती हूँ कि पूरी रात चले, बोल क्या दूसरों पे चले, जो मैं कह सकती हूँ, यानी कि कोई इसमें इंकशाफ नहीं होगा, लेकिन बस एक सियासत की तर्ज है जो सोशल मीडिया पे भी वायरल होगी, आपकी भी हेडलाइंस चलेंगी, लेकिन फायदा होगा मुझे उससे। मुझे चाहिए शायद मेरी जात को 3 दिन के लिए फायदा हो, 1 साल के लिए भी हो जाए, उससे आगे तो नहीं होना है। जिस मुल्क में मैं रह रही हूँ, पाकिस्तान है तो हम हैं, वो कश्ती में अगर मैं छेद कर रही हूँ अपनी जात के लिए या टेम्पररी किसी मतलब फायदे के लिए, मुफाद के लिए, तो फिर वो फायदा नहीं होगा ना, और वो वही किश्ती फिर जब इतनी डूबेगी तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? खुदा ना खास्ता। नहीं, आपने बड़े अहम बात की। मैं यू हैव सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जी, कि ये तर्ज सियासत का मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये गलत है कि रोज हम इस तरह के स्टेटमेंट्स भड़कीले रेटिंग्स के लिए देते जाते हैं और फिर वो कल बुलबुले की तरह वो खत्म होते हैं और लोग मुंतशिर हुए होते हैं, पीपल गेट एंग्री। इसलिए ये तकसीम और गुस्से और नफरत की सियासत को भाई खत्म करें। आई नो इट मेक्स फॉर ग्रेट सोशल मीडिया, इट मेक्स फॉर ग्रेट टेलीविजन, बट माशरा आपका राइट की तरफ जाने लगता है। और एक आपको पता है, जब तकसीम और नफरत का की इंतहा माशरा उबाल लेकर ऊपर आती है तो उसका हशर क्या होता है? फिर आप क्या करेंगे? जैसे मैंने कहा कि बहुत आपने अहम इंपॉर्टेंट बात की, आपने यही स्पिरिट होनी चाहिए, जमहूरियत की स्पिरिट भी यही होती है। लेकिन लोग ये देख रहे हैं कि जी ये जो पूरी तनकीद का गुस्सा है, जो क्रिटिसिज्म है, उसमें उसका हदफ जन रहा है नून लीग के ऊपर ज़्यादा हो रहा है, उसके जो मलबा गिर रहा है वो नून लीग पे गिर रहा है। और बाद तजियाकारों का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जब उनसे नत्थी होती है तो आप लोग भी गैर मकबूल फैसला कर रहे हैं। ये आपके यहाँ कहीं इस बात का इदराक है, रियलाइजेशन है कि जब आपने जी बात की, आप बहुत अहम बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी, पहली जो पीडीएम गवर्नमेंट बनी थी वो भी गैर मकबूल फैसला था, सबको मालूम था, लेकिन मुल्क या तो डिफॉल्ट में जाता, सीधा वो यूं जा रहा था, ठीक है, उसमें कोई उसकी ट्रेजेक्ट्री में, उसके सफर में कोई आपको चेंज नहीं नजर आ रहा था और कोई परवाह नहीं थी। आईएमएफ के लेटर्स तब भी दाग दिए गए थे कि ना इस वक्त दें मुल्क को, आपको याद है, और अब भी वही सूरत हाल है, मतलब तारीख से कुछ सीखा नहीं जा रहा है और वो यूं जा रही थी। बल्कि हम सब ने कहा कि भाई ये हम क्यों इसमें हाथ डालें, सियासत जान जो होते हैं वो, लेकिन वो यही था कि अभी या तो हम इस वक्त मुल्क बचा लें, फिर उसमें उसके अंदर ही सियासत करनी है ना। मैंने कोई जाके मेरे बच्चे बरतानिया में नहीं पल रहे हैं, ठीक है जी, और मैंने यहीं रह के, हमारा जीना मरना यहीं है। मैं तो बल्कि अपनी फैमिली को वहां से लेके आई थी 2002 में, कि 2 साल से रह रहे थे, हस्बैंड की मल्टीनेशनल जॉब थी। मैंने कहा नहीं प्लीज, हमने पाकिस्तान में अपना सारा सियासी और दूसरा सरमाया और ह्यूमन रिसोर्स सब डालना है, ब्रेन ड्रेन भी ना हो, बच्चे भी यहीं पले बढ़े, यहीं काम करें, मुश्किल जैसा भी हो सर तोड़ें, लेकिन करें। खासतौर से अशराफिया को तो मुल्क के अंदर ही रहना होता है और अपने यहाँ सारे काम करने होते हैं। लेकिन अब देख नहीं, बड़ी अहम स्पिरिट है, मतलब यही होना चाहिए। जाहिर है कि अगर हमारी रूलिंग एलीट के बच्चे यहाँ पर, उनके कारोबार बाहर नहीं होने चाहिए, घर बाहर नहीं होने चाहिए। बहुत आपने अहम बात की, मगर यहाँ पर एक जी वो जो बात हो रही है शहरी के पॉलिटिकल प्राइस, सियासी कीमत क्या होगी। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खातिर हम झेल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर लोग ये भी देखते हैं कि अब जो है, मतलब जो पीपल्स पार्टी का तर्ज सियासत है कि उसमें काबीना में आप लोग शामिल नहीं हो रहे, वफाक में, तो ये क्या वजह है उसकी? मतलब ये जो आप फासला रख रही हैं, क्यों रख रहे हैं ये पीपल्स पार्टी? देखिए, हम ऐसा फासला नहीं रख रहे कि हम उनको सपोर्ट नहीं दे।
हमारे वोटों से उनकी हुकूमत बनेगी, बट वी आर नॉट ट्रीटिंग इट लाइक अ ट्रम्प कार्ड के रोज हम आपको लहराएं। ट्रम्प कार्ड की इफादियत भी खत्म हो जाती है अगर आप उसे ओवर यूज करते हैं जी। किसी तड़ी की भी इफादियत खत्म हो जाती है, वो सूख जाती है अगर आप उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं ना। ऐसा नहीं हम करते ना, हमने ये इस तरह की सियासत कभी की है कि जी अब आपने कहा ना कि इसका कॉस्ट है, और आपकी देखिए हमारी सीसी ने तो बहुत 2 दिन चली है सीसी। कुछ दोस्तों पूरा इक़्तिदार लें, अगर आपने उसका पूरा कॉस्ट भी देना है, लोग आपको PDM2 भी कहेंगे, वी अंडरस्टैंड दैट। लेकिन फिर ये भी तय पाया अगले दिन, नजर आ रहा था कि हमारे बगैर नहीं कोई बना पाएगा। PTI वाले जो आज़ाद अब तो खैर वो क्या सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा हो गए, सुन्नी इत्तेहाद वाले रेडी नहीं थे किसी के साथ बात करने। सुबह कुछ कहते थे, दोपहर शाम कुछ और, 3-3 दिन, मतलब उनके यू टर्न खत्म ही नहीं होते। और फिर हमारी तर्ज सियासत ऐसी नहीं है, हम नहीं इस बात के मुतहम्मिल हो सकते कि मसलन आप को एक लेटर डाल दें एक और कि जी हमें क्रेडिबल लग रही है हर चीज, तो ठीक है, नहीं लग रही तो आप ना दें। अच्छा, ये जो आप लोगों ने बात की, मैं इस पे IMF वाले मसले पे आऊँगा। मैं जब PTI पे सवाल आपसे करूँगा कि आप लोगों ने कहा कि जी इशू टू इशू हम सपोर्ट करेंगे, ज़रा सा इस चीज़ में इबाहम है। आप लोग ये ज़रा जानना चाहेंगे वो कौन सी आपकी रेड लाइन होगी जहाँ पर आप नून लीग को मना कर देंगे कि जी इसमें हम आपके साथ नहीं हैं। जैसे आपके एक और रहनुमा से मेरी बात हुई थी, वो कहते हैं IMF प्रोग्राम की जो एक कहते हैं एंटी पीपल उसका जो स्टांस होगा हमें पसंद नहीं आएगा। क्या वाकई ऐसा है? जी आई डोंट नो उन्होंने किसने आपसे बात ये की है। IMF प्रोग्राम मुश्किल होते हैं, और हम उनसे जब डिस्कशन करते हैं तो हुकूमत वक्त का काम होता है कहने का कि जी अपना मुकदमा और अपने लोगों का मुकदमा एक खास तरीके से लड़ना होता है। अगर आप आमिर नहीं कर पाए, और आप मेरे पास तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे पास नहीं है, तो फिर बेहतर है कि हम कहें कि हुकूमत साजी कर लें, हम आपको वोट देंगे, लेकिन हम आपको जूते की नोक पर नहीं नचाना चाहते, हम उस तरह की जमात नहीं है, ठीक है जी। लेकिन आप हमें शराकत दारी से साथ लेके चलें। पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हैं जो कोalitions फ्रेजाइल, वो बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। आप लोगों ने कोई मशवरा दिया है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेशक आपके पास नहीं है, कोई आप लोग रिकमेंड करें कि कोई ऐसी शख्सियत हो कि जो मतलब है कि ज़रा सा आउटलुक उसका ज़रा सा कहते हैं होराइजन बड़ा हो, कोई आप लोग कहेंगे उसको कि जी ये आदमी बेहतर है फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू वुड लाइक टू हैव? जी सिंपल क्वेश्चन यू आस्क मी, डिड यू रेकमेंड एनीवन? हमसे पूछेंगे तो हम जरूर उनको रेकमेंड करेंगे, लेकिन ये उनके फैसले हैं, हम ये भी पहचान। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लिमानी ओहदे लिए हैं ताकि हम पार्लियामान को फिर से फाल करें, लेकिन बर्डन ऑफ पासिंग लेजिस्लेशन उनको समझ आना चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी है, अकेले हम नहीं कर सकते। अच्छा, एक और मैं लास्ट क्वेश्चन कि आपने बड़ी अहम बात की कि जी रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, इंतकाम की सियासत नहीं होनी चाहिए, अब मुल्क का सोचना चाहिए। अच्छा, इस तनाजुर में PTI के ऊपर जो जिस तरह का दबाव है, आप समझते हैं कि जारी रहना चाहिए, या उनको भी कोई आप मतलब है कोई ऑलिव ब्रांच जो है आप लोग प्रेजेंट करना चाहेंगे कि जी निकल आए, वो भी जो उनका एक लेजिटिमेट वो है स्पेस है उनको मिले? जो भी सियासी जमहूरी तरीके से चलेगा, जो मतलब इस तरह का, तो हम इस बात के मुतहम्मिल होंगे कि आपने IMF को लेटर लिख दिया। वी कैन नॉट कंडोन दैट। हमें लाख डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन हम रियासती उमूर पर नहीं दखल देंगे, ना कभी पाकिस्तान को ठेस पहुंचाएंगे, ठीक है जी। तो ये ठेस पहुंचा रहे हैं पहले अपने लिए कि हमारा रास्ता नहीं है, तो फिर हाईवे पकड़ो, मतलब चलो धरना करो, अमाए में औदा हाईवे की सियासत हम नहीं। प्लीज टॉक टू अस, परसुएड अस, जैसे हम चलाते थे हुकूमतें, शराकत दारी से छोड़े, हम कोalition को तो छोड़े, हम पूरे पार्लियामान को कैरी करते थे, उसमें कंसेंसस यूनानिमस चीजों तरीके से बिल्स पास होते थे, टाइम लगता था, हमारा सियासी सरमाया खर्च होता था, लेकिन हम करते थे, तो कर सकते हैं ना, तो करें। Another last question, आपका क्योंकि सहाफ़त से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है, मीडिया से इज़हार राय पे आपने बहुत अहम बातें हमेशा कही हैं, उसको डिफेंड किया है। ये जो हम देखते हैं कि आज X के ऊपर पाबंदी, मीडिया प्लेटफॉर्म से पाबंदी लग रही, जो भी वजह हो, आपके ख्याल में ये एक अच्छी तामीरी चीज़ है, या उसका मतलब है कि आज सिंध हाई कोर्ट ने भी कहा जी खुलना चाहिए? व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट जी, कि इसको किस तरह से डील करना चाहिए, इस तरह के चैलेंज को?
Are you done? जी जी, आई डोंट थिंक ब्लॉकिंग मीडिया इज एनीवे, इस पे तो मेरी हमेशा पुरानी पोजीशन है और पीपल्स पार्टी ने भी कभी इस तरह का काम नहीं किया। तो बजाय इसके कि हम इस तरह के ट्रोल फार्म्स को तकवीत दें, वो ठीक है, आप पीटीए के जरिए देखें कौन ट्रोल है कौन नहीं है, ये मुश्किल काम है, लेकिन अमैस ब्लॉक कर देना मैं कभी उसकी मुतहम्मिल नहीं रही हूँ, ना मेरी पार्टी रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत यस, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, बट इस तरह नहीं। जी, जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ से अब हम चलते हैं एक और मौजू की तरफ। हमें पता है कि जी पाकिस्तान का जो असल मसला है वो है मईशत का। अगली हुकूमत के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मईशत का चैलेंज है, और मईशत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असद अली शाह साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फॉर्मर एडवाइज़र रह चुके हैं सिंध हुकूमत सिंध के फाइनेंस के ऊपर, और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के। असद अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। बुनियादी सवाल आता है कि जी पाकिस्तानी मईशत की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो क्या है। लोग बात करते हैं जी, मतलब है कि हुकूमतों ने गलती की, करप्शन किया, फला चीज़ हो गई। आपकी नज़र में बुनियादी मसला क्या है हमारी मईशत के साथ? जी फंडामेंटल देखें, फंडामेंटल प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो है ना वो बैड गवर्नेंस और पब्लिक हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जो हमारी इनकम है, और जो फिस्कल डेफिसिट जो है वो अब मतलब ये कि पिछले साल मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ जीडीपी हमारा कोई पिछले साल मैंने एस्टिमेट किया कि 2022-23 में बजट किया हुआ था कि 7% फिस्कल डेफिसिट होगा, अराउंड 7 ट्रिलियन और सो। वो पिछले साल तकरीबन 13 ट्रिलियन हो गया, जो कि बाद में कंफर्म भी हुआ, डेट इंक्रीज जो हमारा हुआ है, तो दैट वाज अबाउट 15% ऑफ द जीडीपी। तो प्रॉब्लम यही है, जो हमारा डेट एक्यूमुलेशन अब इतनी हो गई है, जो एक दो दिन पहले एक एनालिसिस भी आया है कि पाकिस्तान की डेट सस्टेनेबिलिटी जो है वो बड़ी सीरियसली क्वेश्चनड है, और सारी जो हमारी रेटिंग एजेंसीज इंटरनेशनल जो हैं और आईएमएफ के पास हमें इसीलिए जाना पड़ता है ना कि हमारा एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो डेफिसिट में होता है, वो बहुत ज़्यादा हम स्क्वीज करते हैं, जब ग्रोथ रोक लेते हैं तो फिर वो कम भी हो जाता है, लेकिन अब डेट इतना ज़्यादा हो गया है कि अनमैनेजेबल है कि अगले 3 सालों में। मैं अगर खता कलामी करूं, क्योंकि आपने 3-4 अहम बातें छेड़ दी हैं। आपने पुअर गवर्नेंस की बात की, आपने बजट डेफिसिट की बात की, और डेट की बात की, भी तीनों अलग अलग वो हैं। तो सबसे पहले पुअर गवर्नेंस पर आते हैं कि उसकी लिंक है ना, हाँ लिंक है। तो हम वही ना कि पुअर गवर्नेंस से शुरू करते हैं कि जरा उसकी डिटेल में जाएं, उसके कहते हैं ना कि डेविल लाइज इन द डिटेल। तो पुअर गवर्नेंस हमारे यहाँ अरसे से इशू है। हर हुकूमत जो जाती है उसके बारे में कहा जाता है जी बड़ी उसने बुरी निज़ामत की, बड़ी बुरी तरह से मुल्क चलाया, मगर फिर कोई तब्दीली नहीं आती। क्या निशानियाँ क्या हैं पुअर गवर्नेंस की? ये वाकई होती है या? बड़ी सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दूं, सिंपल एग्जांपल। दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो अमेरिका है। अमेरिका में प्रेसिडेंट जो है वो 16 मिनिस्टर्स उसके हैं, प्रेसिडेंट जो है ना वो चलाता है फेडरल गवर्नमेंट, जो दुनिया की सबसे बड़ी है। हम वन ऑफ द पुअरेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, हमें 50 से कम वजीर नहीं होते। मतलब ये है कि जो पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसमें 80 से ज्यादा वजीर थे, और पीटीआई की गवर्नमेंट में भी मोर और लेस यही था। तो इसी तरीके से सूबों में भी आ जाएं आप। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट जो है यानी प्रोविंस वो कैलिफोर्निया है, विच इज काइंड ऑफ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। वहां पर गवर्नर जो है उनका वो 9 या 10 मिनिस्टर्स के साथ वो काम चलाता है। इतनी बड़ी इकोनॉमी और स्टेट मैनेज। हमारे पास सूबों में 50-50 वजीर होते हैं। अब ये 50 वजीर होते हैं तो 50 महकमे भी हैं, 50 सेक्रेटरी भी हैं। हमारे पास लोग इतने ज्यादा हैं, उसकी वजह से जाहिर है जितने ज्यादा लोग होते हैं उसकी कॉस्ट होती है, कुछ लेजिटिमेट कॉस्ट होती है और कुछ इलेजिटिमेट उनकी कमीशंस भी होती हैं। तो डिलीवरी नहीं है, सर्विस डिलीवरी नहीं है, और लोग बहुत ज्यादा हमने भर्ती कर लिए हैं गवर्नमेंट में, और प्लस ये है कि वो कॉम्पिटेंट भी नहीं है, और प्लस उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। साइज जो बजट है जी, मैं कह रहा हूँ साइज ऑफ द गवर्नमेंट इज अ बिग इशू बकौल आपके,
और वाकई है भी। तो इसके साथ फिर जाहिर है कि ये जो और फिर इनके ठाट बाट होते हैं हमारे मिनिस्टर्स के, हमारे ब्यूरोक्रेट्स के, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, फ़ोन बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा होता है, फ्यूल इस्तेमाल हो रहा होता है, तो हर चीज़ लिंक्ड है, तो इसका हजम बहुत ज़्यादा है। यानी कि पहला मसला ये होगा कि गवर्नमेंट के साइज़ को कम किया जाए, ये आप रिकमेंड कर रहे हैं? जी, साइज को कम किया जाए और उसकी क्वालिटी बेहतर की जाए ना। मतलब ये है कि एक तो खर्चा बहुत ज्यादा है और डिलीवरी कुछ नहीं है, नेगेटिव है, जीरो है। या मतलब जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो जैसे आप लोग इनकॉम्पिटेंट और ज्यादा भर्ती करते हैं तो सर्विस डिलीवरी नहीं है, पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बहुत खराब है। तो आपके जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो ज्यादातर वेस्ट होता है। एक एवरेज जो है, जो एक स्टडी हुई थी कि एक एवरेज जो आपका पीएसडीपी का प्रोजेक्ट है वो उसको 13 या 14 साल लगते हैं कंप्लीट होने में, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते, तो वो सारा आपका वेस्ट चला जाता है ना। तो एक्सपेंडिचर जो है ना हमारा, हम पिछले साल जो है कोई 23 या 24% ऑफ द जीडीपी हमारा जो है ना वो खर्चा था, और जो टैक्स रेवेन्यू है वो 9% है। तो जब हम कंपेयर करते हैं अदर इकोनॉमीज लाइक बांग्लादेश से, हम कंपेयर करते हैं अगर, तो बांग्लादेश का जो है वो हम बहुत मरतबा कहा जाता है कि हम टैक्स कलेक्ट नहीं करते, वो भी सही बात है, हम नहीं करते, लेकिन टैक्स टू जीडीपी रेशो हमारा अभी 9 या 10% तक जाता है या 9% जाता है, तो बांग्लादेश का भी वही है। लेकिन बांग्लादेश का खर्चा जो है वो 14% है, हमारा 22 से 24% है। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट इतना ज्यादा है और आउटकम्स उसके नहीं है, तो इसलिए देखें आजकल की दुनिया में विद टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मुल्क हैं उनके बिजनेसेस भी दे गेट मोर फ्रॉम लेस। ये आपका कोटेबल कोट है। मैं जरा सा खत्ता कलामी करूंगा असद साहब, क्योंकि हमें यहाँ पर एक वक्फा लेना है। आपने बड़े अहम नुकात उठाए साइज ऑफ द गवर्नमेंट के हवाले से, और मोर इज़ लेस होना चाहिए हमारे पास, या लेस इज़ मोर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे हमारी असद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, साथ रहिएगा। तो जनाब सबसे बड़ा जो चैलेंज है पाकिस्तान के लिए वो माशी चैलेंज है, और असद अली शाह साहब से हमारी गप हो रही थी, उन्होंने फरमाया कि जी साइज़ ऑफ द गवर्नमेंट, हम लोग जितना मतलब है कि इनएफिशिएंट तरीके से मुल्क को चला रहे हैं, जितनी पुअर गवर्नेंस है उसकी बहुत बड़ी जो है मिसाल है, वजह है, और हर चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। तो असद साहब आपने बहुत ही मेरे ख्याल में बड़ा एक पिन पॉइंट कर दिया इस चीज़ को कि हमारा जो मर्ज़ है वो कहाँ से शुरू होता है। अब इसको लेकर आते हैं पुअर गवर्नेंस जो है उसके नतीजे में हम लिंक करते हैं जी डेफिसिट हमारा, जो आप फरमा रहे थे कि जी रिकॉर्ड डेफिसिट है, और हम कहते हैं कि 7.2 है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा 12-13% पे जाके रुक रहा है। तो उसकी सिर्फ एक यही वजह है पुअर गवर्नेंस है, या और भी हमारे साथ मसाइल हैं कि जिसकी वजह से हम अपने बजट डेफिसिट को काबू नहीं कर पाते? जी ये देखिए ना, ये जो पुअर गवर्नेंस है उसकी वजह से हमारे आउटकम्स नहीं होते ना, कंपेयर टू द वर्ल्ड हम पीछे चले जाते हैं। अब देखें सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो है किसी भी मुल्क का वो मादनियात नहीं होती या एग्रीकल्चर नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स है वो आपका ह्यूमन कैपिटल है ना। हमारा ह्यूमन कैपिटल इस वक्त बिकॉज ऑफ पुअर गवर्नेंस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट के बाद 25A आर्टिकल जो है वो कहता है कि इट इज द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, ऑल सिटीजन्स फ्रॉम एज 5 to 15। हमारे पास आधे बच्चे तकरीबन जो है 45% जो है वो स्कूल नहीं जाते। 26 मिलियन लेटेस्ट एस्टिमेट्स के हिसाब से, मैंने अभी 2 दिन पहले उस पर आर्टिकल भी लिखा है। तो वी हैव द लार्जेस्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, और जो बच्चे स्कूल जाते हैं जो सरकारी स्कूलों में, उसमें कोई आउटकम्स नहीं है। तो आपका मतलब ये है कि मुल्क जो है बेसिक एजुकेशन भी नहीं है उनकी। हमारा जो लिटरेसी रेट है वो दुनिया में कम तरीन है, 58% पे रुका हुआ है पिछले 20 साल से। तो हाउ डू यू कम्पीट विद द वर्ल्ड? अच्छा, एक जो बहुत बड़ा चैलेंज से
इंपॉर्टेंट है कि जी पुअर गवर्नेंस हो गई, ज़ाहिर ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर हम लोग खर्च नहीं कर रहे, उसकी डेवलपमेंट पे खर्च नहीं कर रहे। कई छोटे ममालिक हैं, सिंगापुर हुआ, उसका आप देखेंगे कितना उसका मतलब है कि जीडीपी कितना बड़ा है, कितना वो लोग प्रोड्यूस, कितनी वेल्थ प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसे बेशुमार ममालिक हैं। अब ये जो हमारा एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, जिसका आपने भी निशानदेही की कि डेट हमारा कि वो रिकॉर्ड लेवल पे चला गया, अनसस्टेनेबल हो गया। अब इस पूरी दलदल से कैसे निकला जाएगा? इसके लिए कोई आसान सोल्यूशन तो नहीं है। क्या रिकमेंड करेंगे? आईएमएफ के पास जाना है हमें, मगर ज़ाहिर है आईएमएफ के पास हम पिछले 20 बार से ज़्यादा जा चुके हैं, 21-22 बार जा चुके हैं, लेकिन वो मर्ज दूर नहीं होता। 24वां है माशाल्लाह, तो 23 बार जा चुके हैं इससे पहले, और अब हम एक और नया प्रोग्राम लेंगे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का। तो क्या मतलब है, क्या हमारे पास रास्ता होगा कि इस चीज़ को मैनेज कर सकें? हाउ टू मैनेज आवर डेट? जी देखिए, दुनिया जो है ना, मतलब एक तो सब्सटेंस पे चलती है और फिर कुछ स्टोरीज पे भी चलती है ना सारी। अब बात यह है कि जिस तरीके से कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो उसको कोई कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग का कोई प्लान बनाना पड़ता है कि हम अपने आप को कैसे ठीक करेंगे। कोई हमारा रिकवरी प्लान, कोई रोड मैप वो होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमारा डेट इतना अनसस्टेनेबल है कि हमें अगले 3 साल से, और ये फिगर्स जो हैं स्टेट बैंक और पब्लिश होती रही हैं, कि तकरीबन साल में हमें $25 बिलियन देने होते हैं। जी ठीक है ना। उसके अलावा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अलग होता है। अब ये हम अज्यूम करें कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं हो और लेट्स से $22-23 बिलियन हमें देने हैं। इस साल जो हमने देने थे $22-23 बिलियन, अभी तक हम मेरे ख्याल में उसमें से जाहिर है वो नहीं दे सकते। तो जो फ्रेंडली कंट्रीज से चाइना हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, अबू धाबी हो गया, आई मीन यूएई, तो वहाँ से हमारा डेट जो है कुछ रोल ओवर हो गया है। हमने रिक्वेस्ट की कि हम नहीं दे सकते, अगले साल देंगे। तो ये लेट्स से $6 बिलियन, $7 बिलियन रोल ओवर हो गया, और बाकी हमने किसी तरीके से और बोरो करके दे दिया। तो अब अगले साल जो है वो 25 बिलियन की जगह जो है ना वो $32 बिलियन देना होगा आपको। तो वो कहाँ से देंगे हम? तो इसी तरीके से अगर अगले साल फिर रोल ओवर करते हैं तो वो फिर $40 बिलियन हो जाएगा। तो हमारी और हम बिजनेस एज यूजुअल जिस तरीके से इकोनॉमी चला रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही है, हमारी जो करंट अकाउंट सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूव हो नहीं रही है। तो हमें अपने आप को, पहली बात तो ये है कि, और इस वजह से क्या है कि आपका कोई तरीका नहीं है, मतलब आप इंटरनेशनली डेट नहीं रेज कर सकते। अब इस साल प्लान था गवर्नमेंट को कि हम कोई यूरो बॉन्ड से $1 बिलियन रेज करेंगे। वो गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं हम रेज कर सकते, क्योंकि हमारी रेटिंग ऐसी है और हमारी जो डेट सस्टेनेबिलिटी है उसमें हम रेज ही नहीं कर सकते। तो इफेक्टिवली हम डिफॉल्ट स्टेटस पे हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि जिस तरीके से जब एक कंपनी बैंकरप्ट होती है तो उसको अपनी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करनी होती है। तो आपने दूसरी बार आपने कहा कि अच्छा एक रास्ता आप कह रहे हैं डेट को रीस्केड्यूल करना चाहिए, रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। जी दिस इज द ओनली वे आउट फॉर अस। उसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं है, वो तो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो हम कह रहे हैं ना 1 साल से 2 साल से कि जी हमारे जो मेन लेंडर्स हैं, फॉर इंस्टेंस ये जो बायलैटरल डेट है, कुछ फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो तो रोल ओवर कर देती हैं। अब जो मल्टीलेटरल डेट है, अच्छा खासा एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, वर्ल्ड बैंक का है, ये जो अदारे हैं वो कहते हैं कि जी हम तो नहीं रीशेड्यूल करते। वो ये कहते हैं कि आप किसी तरीके से कहीं से डेट रेज करके प्रोजेक्ट लोन्स ले लें, हमसे भी ले लें और हमें वापस कर दें, क्योंकि उनको जाहिर है अगर वो रीशेड्यूल और रिस्ट्रक्चर करते हैं तो उनकी बैलेंस शीट इफेक्ट होती है। अच्छा, वो फिर कहते हैं एक बहुत बड़ा हमारा बायलैटरल डेट है कोई $25-30 बिलियन का। अब चाइना से वो कह रहे हैं पहले रीशेड्यूलिंग करवाएं। तो ये मसला पड़ा हुआ है। एक थियोरेटिकली हम डिफॉल्ट को अवॉइड कर रहे हैं, कहीं से पैसे लेके एक जगह से डेट लेके दूसरी जगह रीपे कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्टेटस जो है वो डिफॉल्ट का ही है। तो रास्ता सिर्फ एक बड़ा आपने अहम तरीके से समझा दिया, मेरे ख्याल में बड़ी आसान ज़बान में हम जैसों की भी समझ में आ गया जिनका स्ट्रेंथ मईशत नहीं है। अच्छा, फिर मैं ये देखता हूँ कि हम लोग जाते हैं बार बार IMF प्रोग्राम के पास जाते हैं, उसकी कंडीशंस जो है हमें उस पर अमल भी करना है, बिल्कुल ठीक है करना पड़ेगा,
लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि हमारी अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं आ रहा, कोई नया ख्याल नहीं आ रहा कि जी ठीक है IMF प्रोग्राम की कंडीशंस ये हैं, लेकिन उसके अलावा हम ये करेंगे अपनी इकोनॉमी को फिक्स करने के लिए। तो उस चीज़ में कोई सोच नज़र नहीं आ रही। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ना कैपेसिटी नज़र आ रही है, ना उनकी पॉलिटिकल विल नज़र आ रही है। फिर रिस्ट्रक्चरिंग में आपने जाने की बात की, तो उसका इनिशिएटिव कैसे होगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी? अगर आप डेट रिस्केड्यूल करवाते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी न सिर्फ ये कि जाहिर है जब आप अगर डेट रिस्ट्रक्चरिंग कराने के लिए जाते हैं आप, तो जाहिर है आपको एक तो काफ़ी बड़ा झटका तो होगा ना कि दोज कंट्रीज, देयर आर फ्यू कंट्रीज जो कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, उन्होंने डिफॉल्ट किया है, तो इट इज काइंड ऑफ ए डिफॉल्ट। लेकिन डिफॉल्ट स्टेटस तो है हमारा। अब लेंडर्स रिस्ट्रक्चर तब करेंगे ना कि जब उनको ये तो आसरा हो ना कि फ्यूचर में आप वो डेट रीपे करेंगे, चलें आपको रिलैक्सेशन भी दे दें। तो उसके लिए आप अपने रिसोर्सेज कैसे बढ़ाएंगे? और उसके लिए जाहिर है अगर आपने फ्यूचर में रिसोर्सेज रेज करने हैं तो आपको अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी ना। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए या आपको एक्सपोर्ट भी बढ़ानी होगी और उसके साथ अपनी इंपोर्ट जो रिलायंस है, हर चीज आप इंपोर्ट करते हैं, तो वो आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कोई प्लान बनाना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्टिविटी इन्हांस करनी पड़ेगी ना, अपनी वो जो मैं कह रहा था, टू गेट मोर फ्रॉम लेस। आपकी अपने आप को गवर्नमेंट को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क चेंज करना पड़ेगा, अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ानी पड़ेगी ना। अच्छा असद साहब, ये मतलब ये जो आप फरमा रहे हैं, मतलब ये वाली बात मैंने कई और इकोनॉमिस्ट वो भी इसी तरह की कमोबेश बात करते हैं कि जी रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, आपको नई सोच लानी पड़ेगी। लेकिन बदकिस्मती से जब हम सियासी जमातों को देखते हैं तो लगता है कि जो लोग हमारी इकोनॉमी मैनेज कर रहे हैं वो तो ओल्ड बॉयज़ क्लब है, वही लोग घूम फिर के बार बार आ रहे हैं और हर कुछ बरस के बाद एक ही छुट्टी होती है, फिर वही शख्स दूसरा 5 साल के बाद दोबारा आ जाता है, वही तजर्बे करता है। तो उसकी वजह से कोई नया ख्याल नहीं आता। और क्या हमारे यहाँ नए इकोनॉमिस्ट नहीं आ रहे, नए चेहरे नहीं आ रहे? अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आप देखिए कितने 25-30 साल देख लें आप उठाकर, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर्स बने हैं उनका बुके कितना छोटा सा है हमारा। वही डार साहब आते हैं, शौकत तरीन साहब आते हैं, वो हफीज़ शेख साहब आ जाते हैं, और आप फिर सोचेंगे और चौथा पांचवा नाम कहाँ है हमारे पास? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कोई ड्रास्टिक डिस्ट्रप्टिव चेंज चाहिए ना। हमें डिस्ट्रप्टिव चेंज तो नहीं लाते, दैट इज प्रोलॉन्गिंग द स्टेटस को, मोर ऑफ द सेम। तो उससे तो काम नहीं चलेगा ना। हमें डिस्ट्रप्टिव चेंजेस लानी पड़ेंगी, अपने आप को रिस्ट्रक्चर रीइन्वेंट करना पड़ेगा, वो रीइमेजिन करना पड़ेगा, जो रीइमेजिनेशन की भी बात हुई थी कुछ। जी तो वो कौन करेगा? आपको ये जो अब हमारी नून लीग का माशाल्लाह दोबारा इख्तियार का सूरज तलू होने वाला है, पीपल्स पार्टी जो है, आपको इन दो बड़ी जमातों में वो कैपेसिटी नजर आ रही है कि इनके पास है एक टीम है ऐसी कि जो मैनेज कर सके इन चीजों को? देखें कुछ रियलाइजेशन मेरे ख्याल में ब्रॉड लेवल पे कुछ नजर तो आए जो मैनिफेस्टोज हैं। फॉर इंस्टेंस पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में, और बिलावल साहब ने नई सोच की भी बात की उसमें और कहा कि 17 मिनिस्ट्रीज हम खत्म करेंगे। आई मीन ये भी एक डिस्ट्रप्टिव बात थी जो कि कम से कम एक पार्टी ने बात तो की है ना। तो बट मैंने उस पर यही लिखा भी था कि न सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट से 17 मिनिस्ट्रीज खत्म करनी होंगी, सूबों में भी आपको आधी मिनिस्ट्रीज का डिपार्टमेंट्स खत्म करने होंगे ना। और उसका बड़ा मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि फॉर इंस्टेंस आपका फेडरल गवर्नमेंट में एक एफबीआर है जो कि 90% टैक्स कलेक्ट करता है, जो कि बहुत ही इनएफिशिएंट है, करप्शन भी है, लेकिन सारी मुल्क की कलेक्शन एक ही एजेंसी करती है 90%। अब सूबे में डिवॉल्व भी हो गई है, पावर्स उनके पास आ गए, 7th एनएफसी के पास पैसे भी बहुत आ गए। तो अब मेरे ख्याल में सूबों में बहुत वेस्टेज है। अब 3 टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं हर सूबे में। एक आपका एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, एक रेवेन्यू अथॉरिटी जो सर्विस टैक्स कलेक्ट करती है, या जैसे सिंध रेवेन्यू बोर्ड है वो है। अब व्हाई डू यू नीड 3 टैक्स एजेंसीज इन ईच प्रोविंस जो कि हार्डली 5 to 10% टैक्स कलेक्ट करती हैं? एग्जैक्टली। सिर्फ आपको इसलिए चाहिए कि आपको 3 मिनिस्टर्स और 3 सेक्रेटरीज और उन लोगों को अकोमोडेट करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, ये जो आपने कहा कि जी सूबों में वेस्टेज बहुत है, क्या नजर आते हैं? जैसे मैं देखता हूँ कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन हमारे यहाँ मेयार तालीम जो है वो बुरे से बुरा हो रहा है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान हो,
केपी हो, पंजाब हो, तो कहाँ कहाँ सूबों में नजर आते हैं, हेल्थ सेक्टर में नजर आते हैं, कहाँ नजर आ रहा है आपको? ये सारे सारे जगहों पे है, क्योंकि कोई परफॉर्मेंस एवेल्युएशन सिस्टम नहीं है, कोई आउटकम बेस्ड। ये जो बजटिंग होती है ना दुनिया में, जी वो होती है जब आप पैसे खर्च करते हैं तो आप उसके साथ देखते हैं कि भाई आउटकम्स क्या होंगे, आपके कितने बच्चे आप पढ़ाएंगे, कितने स्कूल बनाएंगे, कितने बजट। हमारा कोई उस तरह से आउटकम बेस्ड निज़ाम नहीं है। वही एजुकेशन का ही मैं आपको एग्जांपल दूं, जी ये सारा पैसा जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे और टीचर्स की पेमेंट्स पे होता है, लेकिन उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि वो कितना पढ़ा रहे हैं, बच्चे कितने निकल रहे हैं, वो एग्जाम कितने पास कर रहे हैं, वो उनको आप किस तरह की पढ़ाई दे रहे हैं ना। और उसके बावजूद आपका जो लिटरेसी रेट है, अब देखें सूबों में 7th NFC के बाद तकरीबन 46, उससे पहले 45-46% जो है ना ओवरऑल रेवेन्यू का सूबों के पास जाता था। 7th NFC के बाद 57% जो है ना वो सूबों के पास जाता है। फेडरल गवर्नमेंट तो बिल्कुल बैंकक्रप्ट है। अरे तो ये वो आप पैसा जो एडिशनल आया है, जी वो उससे कोई आउटकम्स तो बेहतर नहीं हुए ना। अरे ये आपने बड़ी सबसे बड़ा जो ये दुखती रग पोर्टफोलियो है आपने, सूबों मैं के ये पास कह वो रहा हूँ, एजुकेशन है। मैं ये कह रहा हूँ बड़ी दुखती रग आपने छेड़ दी, क्योंकि बाज माहिरीन कहते हैं कि जी जो ये एनएफसी है ये सस्टेनेबल नहीं है, इसने फेडरल गवर्नमेंट को, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, कि बैंकरप्ट कर दिया, कि जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है, डेट को वापस उसने करना है, डिफेंस पे खर्च करना है, लेकिन पैसा चला गया सूबों के पास। तो क्या इस एनएफसी को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है? लेकिन हमारी जो सियासी जमातों ने इसको बिल्कुल एक ज़िंदगी मौत का खेल बनाया कि जी अगर आप छेड़ेंगे तो फेडरेशन खतरे में पड़ जाएगी। क्या सोच होनी चाहिए इसमें कि जी एनएफसी भी देखिए, सोच रीथिंक करें उसको? ये अगर आप मैंने इस पे लिखा भी है, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन माय आर्टिकल। बात ये है कि देखें, डायरेक्शनली 7th NFC 18th अमेंडमेंट जो है, दे वर राइट थिंग्स टू डू। अच्छा, लेकिन बात यह है कि पहले आपने पैसा वेस्ट ही करना है, तो फेडरल गवर्नमेंट में भी आप वेस्ट कर रहे हैं, और ज्यादा वेस्ट कर लेंगे, और यहाँ भी वेस्ट करेंगे। बात यह है कि उससे आउटकम्स आपको बेहतर करने हैं, और उसका मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर आप अब ये जो हमारा जो सरकारी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है ना, जी असल में वो उसकी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऐसे बन गई हैं। मैंने इसमें एग्जांपल दिया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर इंस्टेंस, और उसको मैंने कंपेयर किया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लाइक सिंध में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन है, और पंजाब में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है। अब आप ये देखें कि वहां भी फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, वहां पर कॉस्ट जो है 1200 रुपए पर चाइल्ड आ रही है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में। सिंध की मैं आपको एग्जांपल दूं, जी और तकरीबन 8-9 लाख बच्चे वो पढ़ा रहे हैं। कंपेयर टू दैट, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट प्योर गवर्नमेंट है, जहां पर टीचर्स की तनख्वाह जो है वो 1 लाख से ज्यादा एवरेज हो गई है तकरीबन, तो वहां पर जो है 6,000 रुपए बच्चे की जो है ना पर मंथ कॉस्ट आ रही है। और जब उनके टेस्ट लिए जाते थे, सैट, IBS, सखर ने लिए थे, तो सरकारी स्कूल का, मतलब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का बच्चा जो है वो 20 और 18 मार्क्स लेता था इन लैंग्वेज एंड मैथ्स, और SCF का बच्चा जो है 50 मार्क्स ले रहा था। यानी रिजल्ट्स आर 100% बेटर एंड कॉस्ट इज 1/4 1/5। 1/4। तो मैं ये कहता हूँ, डिस्ट्रप्टिव जो चेंजेस मैं बात कर रहा हूँ, वी शुड कंसिडर क्लोजिंग डाउन दीज डिपार्टमेंट्स, और ये आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जी, स्मॉलर आपको फंडिंग, प्राइवेट एग्जीक्यूशन। अच्छा, आपने नई सोच की बात की और आपने कहा जी पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में है, और अब सियासी जमातों में एहसास आ गया कि जी बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। लेकिन हम देखते हैं मैनिफेस्टो में तो ये भी था, जो बड़ी गैर पसंदाना किस्म के नारे और वादे किए गए थे कि जी मुफ्त बिजली दे देंगे। नून लीग को देखे तो वो कहते थे जी हम 20% बिजली कम करेंगे, बिलावल साहब कहते थे 300 यूनिट हम मुफ्त दिया करेंगे। इसी तरह से फिर ये नारा भी देखा कि जी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स का वादा हो रहा है। कहाँ फिस्कल स्पेस है इनके पास? तो लगता तो नहीं कि इन्होंने कुछ सीखा है माजी से। कह रहे हैं जी, देखें, ये सुपरफिशियल बातें हैं। वो एक नेपोलियन का कोट है, वो कहता था कि सक्सेस इन पॉलिटिक्स मींस प्रॉमिस एवरीथिंग, डिलीवर नथिंग। हाँ। तो बात ये है कि प्रॉमिस करने में तो कोई कॉस्ट नहीं आती ना। मैनिफेस्टोज में अच्छी बातें भी लिखी गई हैं, कुछ सही डायरेक्शनली सही भी हैं, लेकिन उस पर कोई होमवर्क नहीं है। मतलब एक चीज के हम क्या, एक तो विजन है आपका कि हम ये करना चाहते हैं,
लेकिन आप वो कैसे करेंगे विद योर रिसोर्सेज, हाउ पार्ट इज मिसिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, हु इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट एंड हाउ। करेगा कौन? व्हाट इज योर टीम? वेयर इज योर टीम? डू दे हैव दैट कैलिबर? डू दे हैव दैट टैलेंट? आप जो पार्लियामेंट में हम लोग लेके जाते हैं, वो तो इस बेसिस पे लेके जाते हैं कि जो वोट ले सकें और जो हमारे साथ लॉयल हैं। हम इस बेसिस पे तो नहीं लेके जाते ना कि जो मतलब पार्लियामेंट में लेजिस्लेट कर सकते हैं, जो कि कर सकते हैं गवर्नमेंट को, कि नहीं। दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक अलग कहते हैं जाविये से उन्होंने कुछ चीज़ों पर रोशनी डाली कि पहली बात, बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा, हमें गवर्नमेंट का साइज़ कम करना पड़ेगा। और सबसे अहम चीज़ है कि जो भी नई हुकूमत आ रही है उसके पास टीम अच्छी होनी चाहिए, वो लोग होने चाहिए कि जो एक नई सोच के साथ आएँ और हकीकतन नारे की सूरत में नहीं सोच ना हो बल्कि हकीकतन हो। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।